गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कुणाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। ओके, तो हम आज के जो हमारा पॉइंट है, हम आज के पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं आरएच फैक्टर से रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, उसमें से एक डिसऑर्डर कौन सा है यहाँ पे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कौन सा है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ऑफ कोर्स इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस यहाँ पे होता है न्यूबॉर्न बेबी को। ओके, देखिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। इसका मेन कंसेप्ट है आपके आरएच फैक्टर का होना या ना होना। ओके, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि अगर किसी के ब्लड ग्रुप के ऊपर अगर यहाँ पे एंटीजन डी, इसका मतलब आरएच फैक्टर, आप कौन सा भी आप नाम बोल सकते हो, आरएच फैक्टर भी आप बोल सकते हो या फिर एंटीजन डी भी आप कह सकते हो। अगर उस ब्लड ग्रुप के ऊपर अगर आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। ओके, और अगर आरएच फैक्टर अगर नेगेटिव होगा तो मतलब आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो गया है। ओके, तो सबसे पहले इस आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया गया है दो साइंटिस्ट ने। ओके, 1940 में। कब? 1940 में। दो साइंटिस्ट का नाम क्या था? लैंडस्टीनर एंड वीनर। ओके, इन्होंने इस आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था 1940 में एक स्पेसिफिक मंकी के आरबीसी के ऊपर। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आरबीसी की सेल सरफेस के ऊपर ऐसे स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं। ओके, और ये जो आरएच फैक्टर जो है वो रेसस मंकी नाम के आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया गया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। ओके, तो इसी आरएच फैक्टर के एब्सेंस या प्रेजेंस से यहाँ पे कितनी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है आफ्टर मैरिज। अगर यहाँ पे कोई वहाँ पे अगर उसको समझ में नहीं आता है तो फॉर एग्जांपल अभी जो गवर्नमेंट की कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको मतलब बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करते हैं। मतलब अगर मैरिज अगर कर रहे हो तो मैरिज के टाइम पे आपको मतलब कौन कौन से टेस्ट हमको करनी चाहिए, मेडिसिनल टेस्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो आगे आने वाली जो प्रोजेनी है, आपकी जो ऑफस्प्रिंग है, वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर ना हो। ओके, लेकिन इस टेस्ट को कोई स्पेसिफिक लोग ही मतलब इसको परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, तो इसकी जो जनरल अवेयरनेस है ये आपको होनी चाहिए। ओके, अगर आपको जनरल अवेयरनेस अगर इसकी अगर नहीं होगी तो इस टाइप के कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जेनेटिक मतलब जो मतलब आरएच फैक्टर के मतलब होने या ना होने से होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं कि आपका जो मतलब डिसीज डिसऑर्डर है कौन सा है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये मतलब कैसे हो सकता है? ठीक है, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस का सेकंड जो नाम उसको बोलते हैं, क्या नाम है उसका? हेमोराइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एचडीएन भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड क्या बोला गया है? इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, मतलब जिस तरह आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, लेकिन उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, इस डिसऑर्डर में ये देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जो कि आगे जाके जो बर्थ लेगा, उसके आरबीसी का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। अगर आरबीसी का अगर डिस्ट्रक्शन अगर हो गया तो ऑफ कोर्स आरबीसी के रिलेटेड डिसऑर्डर होना चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी में अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, एनीमिक कंडीशन अराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन को अलग अलग डिसऑर्डर हो सकते हैं। उस पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। इतने सीवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं किसकी वजह से? अगर आरबीसी का अमाउंट अगर बहुत लो है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो गया है। ओके, तो सेम थिंग हैपन इन दिस डिसऑर्डर। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है? एचडीएन, मतलब हीमोलाइटिक। हीमो का मतलब होता है जो हीम एक्चुअली एक ग्रुप है। क्या है? हीम ग्रुप है जो कि आरबीसी के पास होता है। किसके पास होता है? आरबीसी के पास। तो इसका मतलब आरबीसी का क्या हो रहा है? लाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब आरबीसी क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, हीमोराइटिक डिसीज ओके ऑफ न्यूबॉर्न। ये किसके बॉडी में देखा जा रहा है? न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो न्यूबॉर्न अगर बेबी अगर वहाँ पे डेवलप भी होता है, ओके, तो उसकी बॉडी में वो नॉर्मल वहाँ पे मैकेनिज्म नहीं रहेगा। उसकी बॉडी के आरबीसी में क्या देखा जाएगा? डिस्ट्रक्शन देखा जाएगा, जिसकी वजह से वो बेबी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मे बी उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये किस वजह से हो सकता है या फिर इसके लिए कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल है? ओके, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी मतलब इसका जो बैकवर्ड मैकेनिज्म है वो क्या है, या फिर किसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी है वो इस डिसऑर्डर से सफर होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि इसके लिए केस क्या होगी। केस का मतलब ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैरिड कपल, ठीक है, मैरिड कपल में हम देखते हैं कि अगर मान के चलो इसमें मतलब केस कौन सी होगी? यहाँ पे जो फादर है, कौन है? फादर। ठीक है, फादर अगर आरएच पॉजिटिव है, क्या है? आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब फादर के आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। ओके, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? आरएच पॉजिटिव। ओके, लेकिन सेकंड केस में है जो मदर है,
वो क्या है, RH नेगेटिव है। क्या है मदर, RH नेगेटिव है। देखिए ध्यान में रखना, यही वो केस है जिसमें जो फीटस है जो आगे आने वाला, जिनमें क्या हो सकता है, RBC का डिस्ट्रक्शन हो सकता है और वो फीटस विक्टिम हो सकता है किसका, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि जब इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, ये तो पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स में कौन सी चीज दिखी हुई है, फादर क्या है, RH पॉजिटिव है और मदर क्या है, RH नेगेटिव है। ओके, अब इसमें होता यह है कि जो न्यूबॉर्न है, ओके, जो न्यूबॉर्न जो बेबी है जो आगे लेके होने वाला है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे डोमिनेंटली अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मैंने क्यों कहा है, अगर इसका आपको क्वेश्चन अगर आपको आता है तो जनरली हमारे जो मतलब जो दो कैटेगरीज हमने देखी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमारे जेनेटिक्स में जो डोमिनेंस जो दिखाते हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले दिखाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई मैथमेटिकल वाला पोर्शन आप अप्लाई नहीं करना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, वो यहाँ पे मैथ्स वाला जो रूल्स है वो यहाँ पे लागू नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक्स में हमारे जो लागू पड़ता है वो कौन सा पोर्शन है, जो ब्लड ग्रुप जो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो सबसे क्या दिखाते हैं, डोमिनेंसी दिखाते हैं। ठीक है, तो जो डोमिनेंस दिखाते हैं हमको यहाँ पे यही लेना है, ना कि रिसेसिव। आपको डोमिनेंसी और रिसेसिव में आपको फर्क आपको पता होना चाहिए। डोमिनेंसी मतलब जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर को शो करता है, रिसेसिव मतलब जो कैरेक्टर को कम एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन शो कर रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो मैरिड कपल है वो एक पॉजिटिव है और मदर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी जो उनके पास फीटस होगा वो फीटस क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब मदर के पास जो एंटीजन डी होना चाहिए था वो वहां पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंसी की वजह से जो फादर के पास जो ब्लड ग्रुप जो है उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, फीटस के पास पॉजिटिव आ गया है। तो इस दौरान ये जो बेबी है इसमें क्या डिस्ट्रक्शन हो गई ये हम देखेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे केस कौन सी है, जो बेबी जो है वो तो फादर मतलब इसमें डेवलप नहीं हो रहा, वो किसके में डेवलप हो रहा है, मदर के यूटेरस में। और मदर की केस क्या कहती है हमारे बॉडी में, मदर की केस में क्या है, RH फैक्टर नेगेटिव है। ओके, और अब सबको पता है कि जो मतलब बेबी जो 9 मंथ तक ग्रो होगा वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में ही रह के ग्रो होगा। ओके, इसका मतलब जो ब्लड का जो कांटेक्ट है वो किसके साथ में आ रहा है, मदर और फीटस के बीच में आ रहा है। तो इसके बीच में जो जो मैकेनिज्म चल रहा है, जो मतलब कम्युनिकेशन चल रहा है, जो इंटरेक्शन है, इसी बीच में ये सारी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो फीटस है वो विक्टिम बन जाता है किसका, इरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस का। ये देखेंगे हम कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर बेबी की जो मतलब जो पीरियड है 9 मंथ का जिसमें वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये यूटेरस है जिसमें मतलब जो बेबी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस ग्रोइंग कंडीशन में होता ये है, ओके, इस ग्रोइंग कंडीशन में होता है कि ये क्या है, ये फीटस है। ओके, ये क्या है, फीटस। ओके, जिससे कि ये जो प्लासेंटा से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, प्लासेंटा। अब प्लासेंटा ही एक ऐसा एक कनेक्शन होता है जो कि मदर और फीटस में देखा जा सकता है। मतलब प्लासेंटा अगर इसका मेजर फंक्शन क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए वो ब्लड के थ्रू मदर फीटस को ट्रांसपोर्ट करती है, और जो फीटस का जो एक्स्ट्रा मैटर है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का सिर्फ एक ही रूट है, वो कौन सा है, प्लासेंटा है। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे दो कंडीशन, यहाँ पे एक यहाँ पे दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे मदर का जो यहाँ पे जो ब्लड है वो कौन सा है, RH नेगेटिव है। ओके, लेकिन फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, जहां पे फीटस, ओके, जहां पे फीटस ग्रो हो रहा है, ओके, उस मदर का जो ब्लड है वो कैसा है, RH नेगेटिव है, लेकिन जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट सप्लाई जो वहां से हो रहा है प्लासेंटा के थ्रू, तो जो मदर का जो ब्लड है, ओके, मदर के ब्लड के मदर की जो ब्लड है उसके थ्रू ही हमारे फीटस को न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो जो ब्लड है, ब्लड जब भी फीटस के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या है, मैटरनल ब्लड है, जब फीटस के कांटेक्ट में आएगा तो फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मदर के एंटीजन जो RBC के सेल सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, इसलिए फीटस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, उसकी बॉडी में जो फीटस की जो इम्यून सिस्टम होगी उतनी कुछ ज्यादा उसमें कुछ अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज एंटीजन ही एब्सेंट है, इसलिए रिकॉग्नाइज करने में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जब भी जो फीटस है, जो फीटस का जो ब्लड है, इसको मैं डैश में दिखा दूंगा इसे। ओके, ये जो फीटस का जो ब्लड है ये जैसे ही मदर के कांटेक्ट में आएगा, ओके, किसके कांटेक्ट में आएगा, मदर के कांटेक्ट में आएगा, ये फीटल ब्लड है,
ओके, जो फीटस के थ्रू यहाँ पे जा रहा है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कौन सी हो गई है कि जो फीटस के पास जो उसके आरबीसी की सेल सरफेस के ऊपर जो एंटीजन डी प्रेजेंट है वो मदर के बॉडी के ब्लड के साथ क्या हो रहा है, वहां पे वो इंटरेक्शन कर रहा है। क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब वो सेम केस हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मदर के, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मदर का ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ये मैटरनल ब्लड है, लेकिन मैटरनल ब्लड कौन सा है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ मैटरनल ब्लड नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे फीटस यहाँ पे कोई यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा, लेकिन क्यों, एंटीजन एब्सेंट है। लेकिन जो फीटस का जो ब्लड है उसके पास तो एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, उसके पास तो एंटीजन है। इसका मतलब ये एंटीजन से प्रेजेंट जो एंटीजन डी है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है। तो मदर की बॉडी में वो जैसे ही फीटस ब्लड आ जाता है तो मदर की जो इम्यून सिस्टम होती है, जो इम्यून सेल्स होते हैं, उस फीटल ब्लड के जो आरबीसी को क्या करते हैं, एक एंटीजन करके ट्रीट करते हैं। ओके, समझ आ रहा है। इस केस को जरा समझिए कि जो फीटस का जो ब्लड है जैसे ही मदर के कांटेक्ट में आता है, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो मदर की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो फीटल बॉडी की जो आरबीसी है उसको पैथोजन या फिर एंटीजन करके ट्रीट करती है। और जैसे ही वो एंटीजन करके ट्रीट करेगी तो क्या वो जनरेट करेगी, वो एंटीबॉडी जो कि फीटल ब्लड के जो फीटल जो आरबीसी है उसके अगेंस्ट काम करेगी, उसको इरेडिकेट करेगी। ओके, ये मैकेनिज्म होता है। तो यही यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो क्या जनरेट होगी मदर के ब्लड में, यहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट होगी। ओके, तो मदर की बॉडी यहाँ पे क्या जनरेट करेगी, एंटीबॉडी जनरेट करेगी। ठीक है, ओके, मदर की बॉडी क्या जनरेट करेगी, एंटीबॉडी, जो कि किसके अगेंस्ट होगी, जो फीटल ब्लड है में जो आरबीसी है उस आरबीसी के अगेंस्ट में क्या जनरेट करेगी, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जब तक जनरेट होती है, ओके, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो यहाँ पे एक सर्टेन केस ये होती है कि हीमोलाइटिक जो डिसऑर्डर्स है हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो फर्स्ट केस में जब तक यहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट होती है, ओके, तब तक यहाँ पे फर्स्ट बेबी का जो यहाँ पे जो मतलब बर्थ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट हो रही है, लेकिन एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने तब फर्स्ट बेबी का यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। यहाँ पे मतलब सडनली यहाँ पे एक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, जब ब्लड यहाँ पे फीटस का जो ब्लड है वो मदर के कांटेक्ट में आता है, तब तक जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तब तक यहाँ पे फीटस की क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, फीटस का जन्म हो जाता है। इसका मतलब जब आप इरिथ्रोप्लाज्मिक जब आप पढ़ोगे तब इस फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस जो बेबी जो होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट बेबी को जो डिसऑर्डर होने जा रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी यहाँ पे जनरेट होके है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट केस में जो बेबी हुआ था, ओके, तो फर्स्ट बेबी के इम्यून रिस्पॉन्स ने वो स्टिमुलेशन दिया था। ओके, फर्स्ट जो बेबी है उसकी आरबीसी के जो अगेंस्ट मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट की थी, लेकिन एंटीबॉडी वहां पे बाइंड होने से पहले वहां पे बेबी का क्या हो चुका था, वहां पे बर्थ हो चुका था, जिसकी वजह से जो फर्स्ट बेबी के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए था वो वहां पे नहीं हुआ और बेबी का सेफली क्या हो गया, बर्थ हो गया। जिसकी वजह से फर्स्ट केस में देखा जाता है कि जो ये केस है, इन केस में फर्स्ट केस में आपका बेबी कैसा होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ब्लड में जो मदर का जो ब्लड है उनके ब्लड में ऑलरेडी मेमोरी सेल के फॉर्म में वो एंटीबॉडी की इंफॉर्मेशन अभी भी स्टोर है, जो कि उस फीटल ब्लड के अगेंस्ट वर्क करने वाली थी। ठीक है, तो अभी वो स्टोर होती है। इसलिए जब भी ये सेम केस जब फादर कौन सी पॉजिटिव है और मदर कैसी है, नेगेटिव है, इस केस में जब कोई भी आपके मैरिड कपल जब सेकंड टाइम जब ट्राई करेगा बेबी के बर्थ के लिए, तो उस टाइम पे सेम कंडीशन होती है। ठीक है, अब सेम कंडीशन में एक्स्ट्रा की चीज यहाँ पे कौन सी हो चुकी है, यहाँ पे एंटीबॉडी यहाँ पे टाइम पे जनरेट हो गई थी। ओके, इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी को डिस्ट्रक्शन करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, इसलिए फर्स्ट केस में आपका बेबी कैसा हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे इस केस में एक्स्ट्रा की एडवांस थिंग कौन सी है, एंटीबॉडी मेमोरी सेल के फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर होके है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा की थिंग है। इसलिए जब सेकंड टाइम जो बेबी यहाँ पे जब बर्थ होने लगता है, उसके जब वो डेवलप होने लगता है और जब उसकी डिलीवरी का जब टाइम आता है, तब उनकी जैसे ही जो फीटल ब्लड है सेकंड केस में
जो फीटस जो है वो जैसे ही उसका ब्लड मैटरल कांटेक्ट में आता है उसी टाइम ये जो एंटीबॉडी होती है सेम, बिकॉज यहाँ पे पहले केस में एंटीबॉडी अभी जनरेट होती थी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो मेमोरी सेल को यहाँ पे एक्टिवेशन जैसे ही मिल जाता है तो इनको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में और एक पैथोजन आ गया है, तो यहाँ पे भी एंटीबॉडी जनरेट होने का यहाँ पे कोई मैटर नहीं बनता है, बिकॉज एंटीबॉडी ऑलरेडी मेमोरी सेल के फॉर्म में स्टोर होके है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी होगी वो इस इन जो फीटस है, ओके, इस फीटस के आरबीसी के ऊपर क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, उस एंटीजन के ऊपर बाइंड हो जाएगी जो एंटीजन डी है, और उस आरबीसी को क्या कर देगी, जो हमारी आरबीसी जो होती है जिसका शेप कैसे होता है, बायकॉन्केव शेप होता है, ओके, लाइक दिस, ओके। तो इस आरबीसी को क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्ट करना चालू कर देंगे, डिस्कंस्ट्रक्शन करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से आपके आरबीसी का जो जितना भी नंबर होगा वो डिप्लीट हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बेबी को बहुत ही सीवियर डिसऑर्डर से सफर होना पड़ता है, ओके। जिसकी वजह से बहुत बार देखा जाता है कि आपका बेबी जो है उसकी डेथ जो होती है वो पहले ही उस यूट्रस के अंदर हो जाती है। अगर इन सडन केस उसकी डेथ अगर होगी भी नहीं तो भी वो फीटस जब बर्थ लेगा तो एनीमिक कंडीशन उसके बॉडी में देखी जा सकती है और भी अदर डिसऑर्डर देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से बेबी के बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा और एक मतलब थोड़ा विदिन 2 मिनट्स में आपको एक रिकैप देना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस कौन से, सबसे पहले फादर क्या है, RH पॉजिटिव है, एंड मदर क्या है, RH नेगेटिव है। अगर हम डोमिनेंटली देखेंगे, डोमिनेंट ब्लड कौन सा है, RH पॉजिटिव, तो इनके पास में जो बेबी होगा वो कौन सा होगा, RH पॉजिटिव होगा, ओके। तो यहाँ पे केस किन के साथ हो रही है, यहाँ पे भी ये तो नॉर्मल केस हो गई है, मतलब ये केस हो गई यहाँ पे, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे क्या देखना है कि जो बेबी है वो किसके पास, किसके यूट्रस के अंदर ग्रो हो रहा है, मदर के अंदर। तो हम ये इस केस पे आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में होता ये है कि जो बेबी जो डेवलप हो रहा है, ओके, बेबी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जो मदर का ब्लड जो है वो प्लासेंटा के थ्रू जब मतलब बेबी के कांटेक्ट में आता है तो बेबी के इम्यून रिस्पांस कोई भी आगे जनरेट नहीं करेगा, बेबी की इम्यून सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि मदर के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ओके। लेकिन इसके अपोजिट जो बेबी का ब्लड है उसके आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये जो एंटीबॉडी, ये जो एंटीजन है आरबीसी है जो फीटस की, वो जैसी मदर के कांटेक्ट में आती है, ब्लड के कांटेक्ट में आती है, तो मदर की बॉडी इम्यून रिस्पांस यहाँ पे ट्रिगर करती है और इस आरबीसी के अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन एंटीबॉडी बनाने तक ये बेबी का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, इसकी इम्यून सिस्टम आपको ट्रिगर नहीं होती है, ठीक है। जिसकी वजह से फर्स्ट केस बेबी क्या हो जाता है, नॉर्मल होता है। लेकिन फर्स्ट केस में ही एंटीबॉडी तैयार हो चुकी थी, तो मदर के बॉडी में ऑलरेडी यही एंटीबॉडी की इंफॉर्मेशन मेमोरी सेल के फॉर्म में स्टोर रहती है। लेकिन ये जब कपल फिर से जब बेबी के जब ट्राई करेगा, ओके, तो सेम केस यहाँ जब फीटस अपने ब्लड को जब मदर के कांटेक्ट में लाएगा तो उसी वक्त ये मेमोरी सेल जो है वो एक्टिवेट होंगे और ये सेम एंटीजन था, तो उस एंटीजन के ऊपर क्या हो जाएंगे, वो बाइंड हो जाएंगे, आरबीसी को क्या देंगे, वो डिस्ट्रक्ट कर देंगे, इसलिए उस बेबी के वहां पे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट केस तो नॉर्मल है, लेकिन जो सेकंड जो केस है उसमें बेबी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, और भी अदर उसको एनीमिक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको समझने की कोशिश की है कि किस तरह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस होता है, या फिर हम उसे कहते हैं हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें, और उसके ऊपर ऑल का जो बटन होता है उसको क्लिक करना है। इसका मतलब जब भी मैं कोई वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ओके।